हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर डिस्कस करूंगा। यह जो आज का डिस्कशन होगा वह आज के जनसत्ता न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पर आधारित होगा। आज के जनसत्ता न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित उसमें चर्चा की गई है, तो उसी एडिटोरियल का एनालिसिस इस वीडियो में किया जाएगा और अंत में एमएसपी से संबंधित एक मॉडल आंसर को भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग ज्वाइन कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल ISPC सेंटर को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एडिटोरियल में आखिर है क्या। इस एडिटोरियल को हमने टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पर आप सभी को प्रोवाइड करा दिया था। उम्मीद है कि आप सभी ने इसे जरूर पढ़ा होगा। एडिटोरियल का हेडिंग है, या आज के जनसत्ता न्यूज़पेपर का है, कृषि उपज की वाजिब कीमत का सवाल। ठीक है, यानी कि इसमें एमएसपी पर चर्चा की गई है। इसमें इस बात पर चर्चा की गई है कि एमएसपी क्यों किसान संगठनों के द्वारा एमएसपी को लीगलाइज करने की मांग की जा रही है, सरकार के सामने कौन कौन सी अड़चने हैं और एमएसपी को वैधानिक स्वरूप क्यों प्रदान की जानी चाहिए। अपने आप में बीपीएससी मुख्य परीक्षा का एक सवाल होता है। अगर आप किसी महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ेंगे तो कई ऐसे आर्टिकल होते हैं जो बीपीएससी मुख्य परीक्षा के अपने आप में एक सवाल के आंसर उसमें लिखे होते हैं। तो इसे भी आप व्यवस्थित तरीके से करेंगे तो कई सारे यहां से पॉइंट्स आपको निकल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहां पे देखिए, यहां पे 2 सेंटेंस में इसका सार लिखा हुआ है। समझिए इसे क्या इसकी चर्चा की गई है। किसान विगत कई वर्षों से मानसून की अनियमितता, कम पैदावार, अस्थिर बाजार, संसाधनों की कमी की मार झेल रहे हैं। इसी दुश्वारी के चलते अनेक किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होते आए हैं। यानी कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, तो इसके 4 पॉइंट यहाँ पे आपको मिल गए। मानसून की अनियमितता है। मानसून की अनियमितता के कारण किसानों को उपज कम प्राप्त होती है। कई बार तो सूखे का भी सामना करना पड़ता है, कई बार ज्यादा बारिश से फसल बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, कम पैदावार, अस्थिर बाजार, संसाधनों की कमी, ये सभी कृषक आत्महत्या के महत्वपूर्ण कारण हैं। ठीक है, तो काफी स्थिरता से, काफी कंसंट्रेशन से आपको एडिटोरियल जो पर डे महत्वपूर्ण आर्टिकल जो आते हैं उसे आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हमने पढ़कर इसे पढ़ने के बाद एक शॉर्ट नोट्स को तैयार किया है। तो आइए इस शॉर्ट नोट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इस शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करने के बाद हम लोग एमएसपी से संबंधित एक मॉडल आंसर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मॉडल आंसर का सवाल दिया गया है और फिर इसका किस प्रकार से आंसर फ्रेमिंग करना है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग एडिटोरियल के संक्षिप्त रूपों को हम लोग डिस्कस करते हैं। चूंकि एमएसपी से संबंधित आर्टिकल आया है तो सबसे पहले हम यह समझना है कि एमएसपी क्या है। आप लोग एक एक सेंटेंस का डिफिनीशन को याद रखें ताकि मुख्य परीक्षा में आप लोग उसे रट जाए पूरी तरीके से डिफिनीशन, ताकि मुख्य परीक्षा में सवाल पूछा जाए तो आप उस डिफिनीशन को वहां पर लिख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर चर्चा में क्यों है एमएसपी। तो विभिन्न किसान संगठनों के द्वारा लंबे समय से एमएसपी को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने की मांग की जा रही है। आप अभी देखिएगा तो जगदीश सिंह डड्डावाला के नेतृत्व में वो लंबे समय से अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी एक ही मांग है कि सरकार, वो किसान नेता हैं, उनकी एक ही मांग है कि सरकार के द्वारा एमएसपी को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया जाए। सरकार के द्वारा एक कमेटी भी गठित की गई है, जो कृषि सचिव हैं उनके नेतृत्व में कमेटी भी गठित की गई है कि भाई अब जाइए किसानों से वार्ता करिए और किसानों से वार्ता करने के बाद एक मध्यस्थता का सॉल्यूशन, बीच वाला एक सॉल्यूशन निकालिए। तो किसान संगठनों के द्वारा लंबे समय से वैधानिक स्वरूप प्रदान किए जाने की मांग की जा रही है। इसके पहले आपने देखा होगा कि जब 3 कृषि कानून सरकार के द्वारा लाया गया था तो 3 कृषि कानून के विरोध में जब किसानों के द्वारा लंबे समय तक हड़ताल किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया था, तो उसके बाद सरकार ने कृषि कानून को वापस ले लिया था। उसी समय किसान संगठनों के द्वारा सरकार से मांग की गई थी कि आप एमएसपी को वैधानिक स्वरूप प्रदान करिए। तो उसी समय से किसान संगठनों के द्वारा लगातार डिमांड चली आ रही है कि एमएसपी को लीगलाइज करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए लगातार चर्चा में बना हुआ है। 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के साथ साथ 71वीं, इन दोनों परीक्षाओं के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण है एमएसपी का मुद्दा। ठीक है, इसके अलावा रिसेंट में न्यूज में क्यों रहा है इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मुझे लास्ट में याद आया, तो मैं यहां पर लिखा हूं, आप लोग ऊपर ही मेंशन कर लेंगे। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक पैनल गठित की गई थी। इस पैनल ने इस बात की सिफारिश की कि एमएसपी को कानूनी मान्यता देने की किसानों की मांगों पर सरकार के द्वारा गंभीरता से विचार करना चाहिए। यानी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी, पैनल गठित की गई थी किसानों के मुद्दे पर समाधान के लिए, उस पैनल ने भी यह सरकार से कहा है, गुजारिश किया है कि एमएसपी को कानूनी स्वरूप प्रदान करने की जो किसान संगठनों की डिमांड है उस पर आप गंभीरतापूर्वक विचार करिए। यानी कि इन्होंने भी इनडायरेक्टली रूप में कहीं ना कहीं एमएसपी को लीगलाइज करने की बात की है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है एमएसपी। चर्चा में क्यों रहा, हमने विस्तार से इसे समझ लिया। अब समझते हैं कि आखिर एमएसपी क्या है। एमएसपी क्या है, इसका अगर डिफिनीशन एक सेंटेंस में देखा जाए तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वह दर है, वह मूल्य है जिस पर सरकार जो है किसानों से फसल खरीदती है। ठीक है, सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष 23 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है। अब देखेंगे कि अभी जब रबी का सीज़न आएगा या खरीफ का सीज़न आएगा तो सरकार के द्वारा गेहूं, चावल, चना, सरसों आदि से संबंधी एमएसपी की घोषणा की जाती है। तो सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष 23 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है और आप देखेंगे कि लगातार एमएसपी में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन अभी भी किसानों के सामने संकट है कि आप इसे वैधानिक स्वरूप प्रदान करिए, क्योंकि इसके कारण अस्थिरता की स्थिति देखने को मिलती है। तो सरकार के द्वारा जो भी किसानों से फसल खरीदने के लिए जो दाम पे की जाती है वह न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम से जाना जाता है और वर्तमान समय में सरकार के द्वारा 23 फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाती है। अब समझिए कि आखिर एमएसपी आवश्यक क्यों है, एमएसपी की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, किसान आखिर एमएसपी को लीगलाइज करने की मांग क्यों कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो कृषि उत्पादों के मूल्य को स्थिर रखना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। आप देखेंगे कि कभी मान लेते हैं कि मानसून की अनियमितता के कारण कभी सूखा हो गया, कभी ज़्यादा बारिश हो गई, फसल बर्बाद हो गए। ठीक है, तो फसल अगर ज़्यादा उत्पादन होगी तो उसके दाम कम मिलेंगे, फसल कम उत्पादन होगा तो उसके दाम ज़्यादा मिलेंगे। तो मानिए कि लगातार अगर फसल का उत्पादन काफ़ी अधिक होने लगा तब किसानों को फसल का कम दाम मिलने लगेगा, कम दाम मिलने लगेगा तो किसानों की आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ जाएगी। तो कृषि उत्पादों, और वहीं उसी समय अगर सरकार के द्वारा इसे लीगलाइज कर दिया जाएगा कि इतना दाम से नीचे, मान लेते हैं 2500 से नीचे कोई अनाज नहीं खरीदेगा, तो इससे किसानों को क्या होगा, एक कवच मिल जाएगा। तो कृषि उत्पादों के मूल्य को स्थिर रखना इसका एक सबसे बड़ा उद्देश्य है। मूल्यों में उतार चढ़ाव से संरक्षण किसानों को प्राप्त होगा और एक जो आर्थिक सस्टेनेबिलिटी होती है वह किसानों को प्राप्त हो पाएगी। पीडीएस के लिए खाद्यान्न की खरीद इसकी दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता में है। बाजारवादी ताकतों के हाथों किसानों पर होने वाले शोषण से बचाना, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में किसान जो अपनी फसल को उपजाते हैं उसको काफ़ी कम दाम दिया जाता है, और अगर एमएसपी को लीगलाइज नहीं किया जाएगा, एमएसपी इसी प्रकार से चलता रहा तो आप कहीं ना कहीं मार्केट से जो किसानों का शोषण किया जाता है वह बढ़ावा मिलता रहेगा। तो किसानों की डिमांड है कि बाजारवादी ताकतों के हाथों अगर किसानों को शोषण होने से बचाना है तो एमएसपी को की गारंटी दी जानी चाहिए, एक राशि फिक्स की जानी चाहिए, एमएसपी को वैधानिक स्वरूप प्रदान की जानी चाहिए और उसके नीचे कोई भी व्यापारी या फिर क्रेता अनाज को खरीदता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी इसकी डिमांड के महत्वपूर्ण कारण है कि आखिर एमएसपी की मांग क्यों की जा रही है। ये 3-4 पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कृषि उत्पादों के मूल्य को स्थिर रखना या मूल्यों में उतार चढ़ाव से संरक्षण प्रदान करना, पीडीएस के लिए खाद्यान्नों की खरीद सुनिश्चित करना, बाजारवादी ताकतों के हाथों किसानों पर होने वाले शोषण से बचाना, और इसके अलावा विभिन्न कृषिगत समस्या, कृषि के क्षेत्र में कई सारी समस्याएं हैं। यहाँ पर डेटा के साथ हमने यहाँ पर कई सारे पॉइंट को इंडिकेट किया है, आप लोग इन डेटा को अच्छे से याद रखेंगे। जैसे नाबार्ड का रिपोर्ट कह रहा है कि देश के किसानों पर अभी वर्तमान समय में 21 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। यह नाबार्ड की रिपोर्ट है। ठीक है, तो जब यानी कि प्रत्येक किसान को अगर देखा जाए, इंडिविजुअल देखा जाए तो प्रत्येक किसान पर 1.35 लाख कर्ज है, यानी प्रत्येक किसान इतना कर्ज का शिकार है। तो 21 लाख करोड़ रुपया किसानों पर कर्ज है, किसान कर्ज के तले दबे हुए हैं। तो अगर इनको वैधानिक स्वरूप नहीं प्रदान किया गया तो उनकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाएगी। इसके अलावा
नाबार्ड का ही एक दूसरा रिपोर्ट है। नाबार्ड की रिपोर्ट में कहा गया है कि किसानों की औसत कमाई वर्तमान समय में महज 4,500 रुपये है। ठीक है, तो औसत कमाई आप देखेंगे कि औसत से भी नीचे है, तो स्वाभाविक है कि उनकी दिन प्रतिदिन स्थिति खराब होती जाएगी। यह है नाबार्ड की रिपोर्ट। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि विभिन्न किसानों के सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं विद्यमान हैं, उन समस्याओं से निदान पाने के लिए किसानों के द्वारा एमएसपी की मांग की जा रही है। मानसून की अनियमितता, अभी हमने बताया कि कभी सूखा कभी वर्षा की स्थिति देखने को मिलेगी। अगर वर्षा के कारण खाद्यान्न का ज़्यादा उत्पादन हो गया तो किसानों को फसल जो उपज है उसको कम उनको आमदनी होगी। ठीक है, और अगर कम उत्पादन हुआ तो उस वर्ष उनको ज़्यादा आमदनी होगी। तो मानसून की अनियमितता किसानों की आर्थिक स्थिति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। कम पैदावार, अस्थिर बाजार, कृषक आत्महत्या में वृद्धि, ये सभी समस्याएं विद्यमान है। अगर आप इन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की डेटा को देखें तो 1955 ईस्वी से लेकर 2022 ईस्वी तक 2.06 लाख किसानों ने आत्महत्या किया है। तो किसानों के सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं लगातार चुनौती के रूप में पेश हो रही है। इसीलिए किसान संगठनों के द्वारा एमएसपी की मांग की जा रही है। किसान अपनी उपज को घाटे में बेचने पर मजबूर हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके द्वारा एमएसपी की मांग की जाएगी। ठीक है, जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद एमएसपी लागू करने के 3 सुझाव दिए गए हैं कि एमएसपी लागू किस प्रकार से किया जाना चाहिए। 3 पॉइंट में इसे इंगित किया गया। पहला है विस्तारित खरीद, यानी कि अभी जिन वस्तुओं की खरीद की जाती है उसमें और अधिक विस्तार किया जाए, दलहन तिलहन की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा को इसमें शामिल किया जाए। प्रभावी बाजार हस्तक्षेप, बाजार में प्रभावी हस्तक्षेप किया जाए। बाजार में जब आप हस्तक्षेप करेंगे तो मूल्यों में अस्थिरता देखने को मिल रही है, उस अस्थिरता में कमी आएगी। ठीक है, सुनिश्चित घाटा भुगतान, अगर आप बाजार में हस्तक्षेप करेंगे, इंटरफेयर करेंगे तो जो घाटा भुगतान की स्थिति है वह बेहतर हो पाएगी। वर्तमान दरों पर कानूनी रूप से गारंटीकृत एमएसपी की लागत बजट का लगभग 0.5 से 0.6% ही है। विगत वर्ष तो 2 लाख करोड़ रुपया ही दिया गया, तो यह कोई बड़ी चुनौती नहीं है। ठीक है, तो एमएसपी लागू करने के यहां सुझाव दिए गए हैं। एमएसपी क्यों आवश्यक है वह ऊपर बता दिया गया है। तो अब सवाल है कि एमएसपी जब इतना ही जरूरी है तो आखिर सरकार के द्वारा इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। सरकार के सामने आखिर चुनौती किस प्रकार की है। तो सरकार के समक्ष कई सारी चुनौतियां विद्यमान है। इनमें सबसे बड़ी तो चुनौती यही है कि अगर एमएसपी को कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया, इसे वैधानिक स्वरूप प्रदान कर दिया गया, तो उसे प्रत्येक कृषि उत्पाद को एमएसपी में घोषित मूल्य पर क्रय करना होगा और इसके लिए सरकार को काफी ज्यादा राशि इस क्षेत्र में व्यय करना पड़ेगा। ठीक है, जो घाटा है वह लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो सरकार के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। एक और महत्वपूर्ण चुनौती है कि इसमें निजी निवेश फिर संभव नहीं हो पाएगा और जो प्रतिस्पर्धा की भावना आती है उस प्रतिस्पर्धा की भावना का इसमें विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो किसान भी जो है एक अपनी सीमा तक वो सीमित रह जाएंगे। ठीक है, अगर इसका एक और इम्पैक्ट देखेंगे, शांता कुमार कमेटी का रिपोर्ट है। देखिए, अगर आपके एमएसपी पर जाएंगे तो कई सारी कमेटी गठित की गई है। स्वामीनाथन समिति, भानु प्रताप समिति, शांता कुमार कमेटी, ये सारी समितियां उससे संबंधित है। तो शांता कुमार कमेटी का रिपोर्ट है कि अभी 14% किसान ही एमएसपी का लाभ उठा पाते हैं। शेष 80% जो हैं वे बाजार में अपनी फसल को बेचते हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल का जो मेन सार है यह काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा है। इस डेटा को आप लोग याद रखेंगे। कृषि से संबंधित भी अगर सवाल आए तो यहाँ पर आप उसे मेंशन कर सकते हैं कि किसान अभी हमारे यहाँ इतने ज़्यादा मध्यम और निम्न लेवल के किसान हैं, लघु स्तरीय किसान हैं कि वे अभी एमएसपी का लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। जोत का आकार उनके पास काफ़ी कम है। ठीक है, तो ये सभी आप वहाँ पे इंगित कर सकते हैं। तो यह तो हो गया एडिटोरियल का, जो आज का एडिटोरियल है उसका शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, हमने इसे टेलीग्राम पर भेज दिया है। आप लोग नए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। अब आइए एमएसपी से संबंधित सवाल, इसका मॉडल आंसर हम लोग संक्षिप्त रूप में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सवाल इस पे क्या बन सकता है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। हाल ही में विभिन्न किसान संगठनों के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य को विधिक स्वरूप प्रदान किए जाने की मांग की जा रही है, क्या आप इससे सहमत हैं। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। सवाल कई सारे सेक्शन में पूछा गया है। ठीक है, पहला है न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, व्हाट इज एमएसपी। आपको डिफाइन करना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या। इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, निर्धारण के कई सारे फॉर्मूले हैं उसको बताना है।
फिर बताना है कि हाल ही में विभिन्न किसान संगठनों के द्वारा एमएसपी को विधिक स्वरूप प्रदान किए जाने की मांग की जा रही है। क्या आप इससे सहमत हैं? यानी कि क्या आपको लगता है कि सच में एमएसपी को लीगलाइज कर दिया जाना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं? ठीक है, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क देना है। यही 3 सेक्शन में प्रश्न पूछा गया है और इन्हीं 3 सेक्शन में आपको जवाब देना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हुए आंसर को कंक्लूजन तक ले जाना है। ठीक है, तो इसे हम लोग संक्षिप्त रूप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कशन में प्रारंभ करूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। अगर ऐसे ही प्रश्न और मॉडल आंसर का कलेक्शन आप लोग 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग 8375934036 इतना पे मैसेज या कॉल करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। हमारे द्वारा 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 इन दोनों से संबंधित लगभग 150 से अधिक प्रश्न और उसके मॉडल आंसर को तैयार किया गया है। एक मिनिमम प्राइस पर आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी इसका फायदा उठा सकते हैं। 8375934036 प्रशांत कुमार, आप लोग इस पे फोन या मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न और उसका मॉडल आंसर उसमें कंपाइल किया गया है। जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री, कल्चर और करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल IRSRA और जीएस पेपर 2 का जो तीनों सेक्शन है पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ये सभी सेक्शन उसमें शामिल है। इसे इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान देंगे और इस नंबर पर संपर्क करके आप लोग नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो आइए इसका मॉडल आंसर डिस्कस करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है। समय समय पर विभिन्न किसान संगठनों के द्वारा सरकार से एमएसपी को विधिक स्वरूप प्रदान किए जाने की मांग की जाती रही है। हमने बताया कि जब 2020 ईस्वी में तीनों कृषि कानून आए थे तो उसी समय से किसान संगठनों के द्वारा लगातार अभी तक मांग की जा रही है कि एमएसपी को वैधानिक स्वरूप प्रदान की जाए, इसे एमएसपी की गारंटी लीगलाइज कर दी जाए। ठीक है, तो यह तो इंट्रोडक्शन हो गया संक्षिप्त रूप में। अब समझिए कि एमएसपी होता क्या है। ठीक है, एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। ठीक है, 1900 अभी हमने ऊपर डिफाइन कर दिया था, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 1960 के दशक में सरकार ने अन्न की कमी से बचाने के लिए एमएसपी की शुरुआत की ताकि गेहूं खरीद कर पीडीएस योजना के तहत गरीबों को अन्न बांटा जा सके। ठीक है, अब देखेंगे कि पहले क्या था 1960 के दशक में। तो भारत में भूखमरी, खाद्यान्न सुरक्षा जैसी कई सारी चुनौतियां विद्यमान थी। कई लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहे थे, तो सरकार के द्वारा पीडीएस की व्यवस्था शुरू की गई। पीडीएस जब व्यवस्था शुरू की गई तो इसके लिए अनाज खरीदना सरकार को लिए जरूरी हो गया, क्योंकि यही अनाज खरीदती और उन लोगों को अनाज प्रोवाइड करती जिनके पास खाने के लिए अनाज उपलब्ध नहीं थे। तो इसके लिए एमएसपी 1960 के दशक में सरकार के द्वारा लाया गया। किसी भी फसल के लिए एमएसपी की सिफारिश करते समय कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है और वर्तमान समय में 23 फसलों पर एमएसपी जारी की जाती है। 23 फसल हमने ऊपर भी बताया था। ठीक है, एमएसपी का निर्धारण, तो एमएसपी निर्धारण कई आधार पर की जाती है। ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा एमएसपी का निर्धारण किया जाता है और निर्धारण में 3 प्रकार के उत्पादन लागत पर विचार किया जाता है। 3 प्रकार के फॉर्मूले हैं एमएसपी के निर्धारण करने से संबंधित। ठीक है, पहला है A2, इसमें किसानों के द्वारा बीज, उर्वरक, रसायन, भाड़े पर लिए गए श्रम, ईंधन और सिंचाई आदि पर किए गए भुगतान शामिल हैं। दूसरा है A2 प्लस FL, इसमें A2 के साथ साथ यानी कि ये तो शामिल होगा ही, इसके साथ साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य भी इसके तहत शामिल होता है। तीसरा है C2, इसमें A2 प्लस FL के साथ साथ यानी कि ऊपर के दोनों शामिल होंगे, इसके साथ साथ स्वामित्व वाली भूमि और अचल संपत्ति के किराए तथा ब्याज को भी शामिल किया जाता है। ये 3 जो हैं वह एमएसपी निर्धारण के 3 फार्मूला है। हाल ही में पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों के किसान संगठनों के द्वारा एमएसपी को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इसके निम्न आधारों पर एमएसपी को विधिक स्वरूप प्रदान किए जाने की मांग की जा रही है। आखिर एमएसपी को विधिक स्वरूप प्रदान क्यों किया जाए, इसके बारे में फिर से वही पॉइंट हमने ऊपर डिस्कस किया कि आखिर एमएसपी को लीगलाइज करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, एमएसपी की आवश्यकता क्यों है। कृषि फसलों की कीमत में स्थिरीकरण में ऊपर डिस्कस कर दिया हूं, इसीलिए इसे सिर्फ पॉइंट के रूप में डिस्कस कर रहा हूं ताकि आंसर लिखने में आपको सुविधा हो। ठीक है, दूसरा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक, निर्धन किसानों को आर्थिक सहायता, उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहन, बाजारवादी ताकतों के हाथों किसानों पर होने वाले शोषण से बचाना।
अब आइए एमएसपी से संबंधित समस्याएं क्या क्या होगी। वो तो हमने बता दिया कि एमएसपी की आवश्यकता क्यों, उसे लीगलाइज क्यों किया जाना चाहिए। अब एमएसपी से संबंधित आखिर क्या क्या महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण समस्या है फसलों की सीमितता। ठीक है, आप देखेंगे हमने ऊपर बताया कि 23 फसलों के लिए सरकार के द्वारा एमएसपी लागू की जाती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो मुख्य प्रभाव है वह गेहूं और चावल पर ही देखने को मिलता है। दलहन तिलहन आदि पर एमएसपी का प्रभाव कम देखने को मिलता है। तो काफी सीमित स्तर पर देखा जाए तो गेहूं चावल आदि ही इससे संबंधित है। हालांकि आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जैसे बिहार यूपी जैसे राज्य में जाएंगे तो गेहूं और चावल का ही उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक है, तो फसलों की सीमितता काफी महत्वपूर्ण समस्या है। दूसरा, शांता कुमार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केवल 6% किसान ही इसका लाभ ले पाते हैं। ठीक है, तो यह भी इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि अगर 100 में केवल 6 किसान को ही इसका लाभ मिलेगा तो यह तो इसके अलावा 94 जो किसान हैं इसके लाभ से ही वंचित होते हैं, या तो फिर वे इस लायक नहीं है कि एमएसपी प्राप्त कर सके। मतलब छोटे छोटे किसान हैं, ठीक है, 2 कट्ठा 4 कट्ठा जैसी जमीन उनके पास है। ठीक है, एमएसपी का लाभ उन किसानों को ज़्यादा मिलता है जिनके पास कई एकड़ जमीन है, जो बड़े लेवल के किसान हैं और मध्यम में भी अच्छे, जिनके पास अच्छी संपत्ति उपलब्ध है। ठीक है, जिनको खेती करने के लिए कृषि से संबंधित कई सारे जो मशीन होते हैं उनके पास उपलब्ध हो, तो उनको एमएसपी का लाभ ज़्यादा मिल पाता है। ठीक है, लेकिन अभी ऊपर एक हमने डेटा डिस्कस किया था कि शांता कमेटी का ही रिपोर्ट कहता है कि 14% किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है। तो ये दो डेटा है जो मैच यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे मैं कंफर्म कर दूंगा देखने के बाद। ठीक है, तो आप लोग अभी इसे रखेंगे, याद रखेंगे। हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इनको कंफर्म करा देंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @ISPCS सेंटर। अब आइए वित्तीय बोझ। देखिए, यह लेटेस्ट रिपोर्ट हमें डेटा नहीं मिल पाया, इसीलिए 22-23 का ही यहाँ पे शामिल किया गया। अगर आपको लेटेस्ट रिपोर्ट मिल जाए तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे, अगर लेटेस्ट रिपोर्ट आपके पास उपलब्ध हो तो। ठीक है, वित्तीय बोझ। एमएसपी पर बजट खर्च काफ़ी अधिक होता है। 2014-15 में लगभग 1 लाख करोड़ रुपया एमएसपी पर खर्च की जाती थी, वहीं 22-23 से बढ़कर 2.25 लाख करोड़ रुपया हो चुका है। 1 लाख करोड़, और यह बढ़कर 10 साल में 2.25 लाख करोड़, यानी कि डबल से भी ज़्यादा हो गया, 125 गुना। ठीक है, 125%। ठीक है, तो अगर 23-24 का रिपोर्ट आपके पास हो या फिर लेटेस्ट, तो आप लोग यहाँ पे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एमएसपी की वैधानिक अवधारणा कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को हतोत्साहित कर सकता है, यह काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अपर्याप्त भंडारण व्यवस्था, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सरकार के पास आप देखेंगे कि ऐसे ही अनाज काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होते रहता है, और अगर एमएसपी पर अनाज को खरीदने लगे सभी फसलों को तो उसको भंडारण कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो अपर्याप्त भंडारण व्यवस्था, कुछ आलोचकों के द्वारा इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया जा रहा है। ठीक है, और सरकार के द्वारा लंबे समय से जो किसान आंदोलन है या फिर कृषक संगठनों की जो मांग है उन पे यह सरकार के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि विपक्षी दलों के द्वारा उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया जा रहा है। ठीक है, निष्कर्षतः एमएसपी के पक्ष विपक्ष में तर्कों को देखने से स्पष्ट होता है कि जहां एक तरफ यह किसानों के लिए आर्थिक सहायता का काम करता है, वहीं दूसरी तरफ सरकार पर वित्तीय बोझ को भी बढ़ाने का कार्य करता है। हालांकि यह सच्चाई है कि एमएसपी का लाभ कुछ किसानों को ही मिल पाता है, अतः इसके बदले सरकार के द्वारा स्वामीनाथन आयोग के विचार को लागू करते हुए अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध कराए जाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए, जब सवाल आपके सामने इस प्रकार के आए कि पक्ष विपक्ष में तर्क को बताएं आप किससे सहमत हैं, तो आपको किसी एक पक्ष में बिल्कुल नहीं जाना। ये नहीं कह देना है कि मैं इसके पक्ष में हूं और इसको एमएसपी को लीगलाइज करनी चाहिए या फिर इसको लीगलाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे आपको नहीं, एकदम सधा हुआ, एकदम बीच का रास्ता लेकर आपको हमेशा चलना है। ठीक है, जो मध्यम मार्ग होता है, महात्मा बुद्ध ने कहा था ना, मध्यम मार्ग की चर्चा की थी, तो एकदम मध्यम मार्ग पर आपको जाना है। पक्ष में भी तर्क बताइए, विपक्ष में भी तर्क बताइए, और लास्ट में कंक्लूड इस प्रकार से करें कि आप किसी एक के फेवर में ज्यादा क्लियर ना दिख रहे हो, क्योंकि एमएसपी को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए या नहीं, एक डिबेट का इशू लंबे समय से बना हुआ है। सरकार इसको लीगलाइज करने से बच रही है और किसान संगठनों के द्वारा लगातार इसकी मांग की जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेतृत्व में जो कमेटी गठित की गई है उसने भी कहा है सरकार को कि आप इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। ठीक है, तो इस पर किसी एक पक्ष लेना, क्लियरली एक पक्ष में खड़ा होना थोड़ा सा यह डिफिकल्ट है। तो इस प्रकार से आपको मॉडल आंसर लिखना है, इस प्रकार से सारे प्रश्नों को आपको जवाब देना है। तो आज का एडिटोरियल का एनालिसिस और एक इससे संबंधित प्रश्न मॉडल आंसर के रूप में हमने आपके साथ डिस्कस किया है। अंतिम बार एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर
आप लोग 77वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए मॉडल आंसर और उसके मॉडल प्रश्न और उसके आंसर का कंपाइलेशन आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो 8375934036 नंबर पे फ़ोन करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें 150 से अधिक प्रश्न और उसका आंसर कंपाइल किया गया है। इसमें जीएस के सारे सेक्शन उपलब्ध हैं। एसए और डीआई इसमें इंक्लूड नहीं है, बाकी जीएस के सारे सेक्शन आपको उपलब्ध हैं। अगर आपके पास समय की कमी हो, रिवीजन करना हो, आंसर राइटिंग कैसे लिखना चाहिए, इस सब के बारे में जानकारी चाहिए तो निस्संदेह यह जो हमारा सीरीज है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।